नमस्ते। आज 20 फरवरी है और हम यहाँ आज के अखबार के उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। मैं हूँ आपका पहला होस्ट और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी आज की हेडलाइंस और उनके सिलेबस लिंक से। फिर 3 टॉपिक्स पर हम गहराई से बात करेंगे। फ्रीबीज या मुफ्त की योजनाओं वाला मुद्दा, एआई पर भारत का ग्लोबल स्टैंड और डिजिटल जनगणना। और हाँ, अंत में एक रैपिड फायर राउंड भी होगा ताकि ज़रूरी फैक्ट्स अच्छे से याद हो जाएं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एस्पिरेंट के लिए सबसे पहला और ज़रूरी कदम यही होता है कि वो ये समझे कि कोई खबर उसके सिलेबस से आखिर जुड़ती कैसे है। तो देखते हैं आज की बड़ी सुर्खियां क्या हैं। तो पहली और सबसे बड़ी खबर एक ऐसे मुद्दे पर है जो लगभग हर चुनाव में गरमा जाता है, मुफ्त की योजनाओं का वादा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही अहम टिप्पणी की है और कहा है कि असली फोकस रोजगार पैदा करने पर होना चाहिए, न कि ऐसी योजनाओं पर। अब देखिए, परीक्षा के नजरिए से ये खबर बहुत बहुत जरूरी है। ये सीधे सीधे जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से जुड़ती है, जहां हम इलेक्शन कमीशन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। और साथ ही इसका सीधा कनेक्शन जीएस पेपर 3 की इकोनॉमी से भी है, क्योंकि ये फिस्कल पॉलिसी और सब्सिडीज पर असर डालती है। अच्छा, अब जरा इंटरनेशनल स्टेज की तरफ देखते हैं। G20 में भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के भविष्य को लेकर एक बहुत साफ और अहम रुख अपनाया है। बात हो रही है इनोवेशन और कंट्रोल के बीच एक बैलेंस बनाने की। और सिलेबस के लिहाज से देखें तो ये खबर 2 जगहों पर फिट होती है। एक तो जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां एआई आजकल एक हॉट टॉपिक है, और दूसरा जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि ये G20 जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत की भूमिका को दिखाता है। और आज की हमारी तीसरी बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां 2027 तक पूरी तरह से डिजिटल जनगणना करने की तैयारी शुरू हो गई है। ये पूरे देश के लिए एक तरह का मॉडल भी बन सकता है। बिल्कुल, और ये गवर्नेंस के लिहाज से एक बहुत ही अहम टॉपिक है। ये जीएस पेपर 2 में ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, और साथ ही जीएस पेपर 3 में टेक्नोलॉजी के रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल को भी दिखाता है। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है जिस पर सवाल बन सकता है। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले डीप डाइव पर। चुनावी मुफ्त की ये जो बहस है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है जिसके कई सारे पहलू हैं। तो इस पूरी बहस के दिल में एक बुनियादी सवाल छिपा है, और ये सवाल मेंस परीक्षा में अक्सर किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है। एक वेलफेयर स्कीम यानी कल्याणकारी योजना और चुनावी फ्रीबी यानी मुफ्त की रेवड़ी के बीच वो महीन रेखा क्या है। तो यहाँ पर ना हमें 2 चीज़ों को बहुत साफ साफ समझना होगा। एक तरफ है कल्याणकारी योजनाएं, जैसे कि शिक्षा या स्वास्थ्य पर किया गया खर्च, जो लंबे समय में देश की क्षमता बढ़ाती हैं। और दूसरी तरफ है कुछ ऐसी योजनाएं जो शायद तुरंत तो फायदा पहुंचाती हैं, लेकिन सरकारी खजाने पर भारी बोझ डालकर लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो सोचिए, अगर इस पर मेंस में सवाल बनता है तो वो कैसा हो सकता है। कुछ इस तरह का सवाल बन सकता है, और जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए वो आपको एक बैलेंस्ड जवाब लिखने में बहुत मदद करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हमारे दूसरे डीप डाइव की तरफ। वैश्विक मंच पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को आकार देने में भारत की क्या भूमिका है? तो सवाल ये उठता है कि भारत आखिर G20 जैसे बड़े मंचों पर एआई जैसी टेक्नोलॉजी के लिए एक ग्लोबल रूल बुक बनाने पर इतना जोर क्यों दे रहा है। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत ही क्यों है। और यहाँ पर भारत का जो स्टैंड है ना, वो बड़ा ही संतुलित है। एक तरफ इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए खुला आकाश देने की बात है ताकि नई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ सके, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा और जवाबदेही के लिए एक लगाम रखने की भी बात है। यह किसी भी टेक्नोलॉजी पॉलिसी पर जवाब लिखने के लिए एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है। अच्छा, अब इस टॉपिक से सवाल कैसे बन सकते हैं। देखिए, दोनों तरह के सवाल बनते हैं। प्रीलिम्स के लिए कोई फैक्ट बेस्ड सवाल आ सकता है, जैसे कि भारत किस ग्लोबल एआई पार्टनरशिप का हिस्सा है, और मेंस के लिए एक एनालिटिकल सवाल बन सकता है जो भारत के रुख पर आपकी समझ को परखेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे आखिरी डीप डाइव पर। ये डिजिटल जनगणना की तरफ बढ़ते कदमों पर है, और इसमें हम हरियाणा के मॉडल को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। तो ये जो डिजिटल जनगणना है, ये पारंपरिक तरीके से अलग कैसे है। देखिए, जहां पहले घर घर जाकर कागज पर सब कुछ लिखा जाता था, अब डेटा सीधा एक मोबाइल ऐप से इकट्ठा होगा।
इसके बाद एक खास सॉफ्टवेयर उस डेटा को मैनेज और प्रोसेस करेगा, मतलब सब कुछ रियल टाइम में होगा। अब देखिए, जैसे हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके भी अपने फायदे और अपनी चुनौतियां हैं। फायदे तो साफ है, हमें रियल टाइम और सटीक डेटा मिलेगा जिससे पॉलिसीज बेहतर बनेंगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जैसे डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का क्या होगा, और डिजिटल डिवाइड का क्या, मतलब उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट ही नहीं है। और इसी बैलेंस पर एक बहुत अच्छा एनालिटिकल सवाल बन सकता है, कुछ इस तरह से, जो आपको इसके फायदों और चुनौतियों दोनों का क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए कहेगा। चलिए अब फटाफट एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, ताकि आज की चर्चा के जो की पॉइंट्स हैं वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो जल्दी से दोहराते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, जिसकी टिप्पणी से फ्रीबीज की बहस शुरू हुई, ये GS2 के लिए जरूरी है। फिर है G20, वो मंच जहां AI पर बात हुई, ये इंटरनेशनल रिलेशंस GS2 का पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद में GS3 साइंस एंड टेक का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और आखिर में डिजिटल जनगणना, जो GS2 में ई-गवर्नेंस का एक शानदार उदाहरण है। और जाने से पहले हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। राजकोषीय अनुशासन, टेक्नोलॉजी का रेगुलेशन और डेटा पर आधारित गवर्नेंस, इन तीनों में से आने वाले दशक में भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा अवसर क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा, यह आपको ऐसे पेपर के लिए तैयार करने में भी मदद करेगा।